हमारे साथ बातचीत करने के लिए अंशुल जैन मौजूद हैं। जैन साहब नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। अगर खोजबीन पूरी हो गई हो तो बताइए, बाजार कैसा लग रहा है, कहाँ देख रहे हो निफ्टी को, निफ्टी बैंक को? तो नमस्कार नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। कल निफ्टी ने सपोर्ट जोन 25669 स्वीप किया, लेकिन आज फॉलो थ्रू मूव नहीं है। तो अभी मैं डाउट में हूँ। वीवैप के ऊपर अगर मार्केट टिकता है 25,740 750, तो फिर थोड़ा सा बाइंग इंटरेस्ट आएगा, या फिर कल का लो टूटे तो फिर सेलिंग का इंटरेस्ट आने लगेगा। ऊपर से आज एक्सपायरी है, तो वैसे ही चैलेंजिंग डे होने वाला है। तो आज हाथ बिल्कुल हल्का रख के चलेंगे। एकदम क्लियर ट्रेड जब मिलेगा तभी करेंगे, नहीं तो फिर शांति से बैठे रहेंगे। आज का दिन मोस्ट लाइकली चैलेंजिंग होने वाला है, तो आज सर्वाइवल ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय प्रॉफिट बनाने के। नहीं तो निफ्टी में ही या निफ्टी बैंक में भी यही सिचुएशन है? वहां तो एक स्पाइक आया है अभी अभी। निफ्टी बैंक में स्पाइक जरूर आया सर, लेकिन वीकली वीवैप रिजेक्ट हो गया। इंटरडे वीवैप के ऊपर आया, वीकली वीवैप जो कल से बनना स्टार्ट हुआ है 58,010 पे, वो रिजेक्ट हो गया। तो अगर इसके ऊपर टिकता तो एक बार बाई ट्राई करते। वैसे भी कल बैंक निफ्टी ने ठीक ठाक 250 पॉइंट दिया है जहां से हमने बाई किया था। टारगेट डिस्कस भी हम करके गए थे 58 टू 54 के आसपास का, वहीं का हाई बना था। तो कल की प्रॉफिट बचा ली है अगर आज, तो ही उतनी मतलब विनिंग हो जाएगी, क्योंकि आज बहुत चैलेंजिंग डे होने वाला है। बिल्कुल मेक और ब्रेक लेवल पे है निफ्टी के। तो उसमें जो वॉलेटिलिटी रहेगी वो कहीं ना कहीं स्पिल ओवर होके बैंक निफ्टी में भी आएगी। तो आज क्लियरली चैलेंजिंग डे है। आज का आपका थीम होना चाहिए सर्वाइवल, कि आज अगर लॉस नहीं दिए तो कल जब ट्रेड एकदम क्लियर होगा तो आपके पास पैसा रहेगा ट्रेड करने के लिए। तो अगर किसी एक सेगमेंट या स्टॉक जिस पर आपकी नज़र है, आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पर फिर भी कंफर्ट दिख रहा है कंपेरेटिवली, वो क्या होगा? सर मैं अभी भी मेटल्स ही देखना पसंद करूंगा ऑन द डिप्स। अगर इस करेक्शन में मेटल कहीं भी नीचे मिलते हैं तो मेरे लिए बहुत सस्ते में मिल जाएंगे। एनएमडीसी स्टील वॉच लिस्ट में ये तो पहले भी बताया हुआ है। ये 42.95 का लेवल रीटेस्ट करके वापस से कल अच्छी बार दिया है। तो यहाँ से ऊपर में 47 47 50 का रेजिस्टेंस और वो निकलता है, तो फिर वापस से 62 58 62 के टारगेट खुल जाएंगे। तो एनएमडीसी नया एडिशन है, क्योंकि सपोर्ट जोन रीटेस्ट हो गया। बाकी तीन तो पुराने ही स्टॉक है, हिंडाल्को, वेदांता और टाटा स्टील। ओके, तो मेटल स्पेस के ऊपर नज़र रखिएगा। अंशुल सर वहीं पे ही नज़र डाले हुए हैं, आप अकॉर्डिंगली यहाँ पर राय ले सकते हैं। पहला सवाल हमारे पास आया है, रीना जी का पूछ रही है कि टाइटन में क्या करें, 4,000 जाएगा या आज प्रॉफिट बुक कर लें? नंबर्स आए टाइटन के और नंबर्स के बाद ये चलता हुआ भी दिखाई पड़ रहा है, अच्छे नंबर्स हैं इनफैक्ट। करना क्या चाहिए इसमें? सर देखिए, डिविडेंड एडजस्टेड ऑल टाइम हाई 3862 है। यहाँ पे थोड़ा बहुत अटकेगा शायद, प्रॉफिट बुकिंग आएगी शायद, बट इवेंचुअली ये स्टॉक ऊपर निकलेगा और निकल के 4200 रुपए तक जाएगा। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड कीजिए। जो जर्नी लगभग 3050 से चालू हुई है, उसका पहला पड़ाव 3862 है और फाइनल टारगेट 4200 रुपए। तो 4200 तक के लिए होल्ड करना चाहिए। एलएनटी आपको याद होगा कि रिजल्ट के बाद ठीक ठाक रिएक्शन दिया था, ऑल टाइम हाई क्रॉस करके टिक रहा है। तो दोनों लगभग साथ साथ चल रहे हैं, साथ साथ ही 4200 पहुंचना चाहिए। 4200 साथ ही साथ ये पहुंचना चाहिए, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है एलएनटी और टाइटन दोनों। सो आप होल्ड कर सकते हो, बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म में ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ कर सकता है। एक सीजी पावर पे खरीदारी है 736 रुपये के दाम पे, मानस साहब की, कैसे देख रहे हो आप इसे? सर कौन सा पावर? सीजी पावर। डीसी डीसी टीजी पावर में ऊपर 786 तक जा सकता है। 786 निकलता है तो नेक्स्ट राउंड ऑफ तेजी आएगी। फर्स्ट राउंड ऑफ तेजी हमने प्ले की थी 690 से लेके 786 तक। उसके बाद से कंसोलिडेशन में है सिंस सितंबर। ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ फ्रेश मूव आ चुका है, लेकिन बढ़िया बाइंग 786 निकलने के बाद बनेगी। यहां से वहां तक का सफर चैलेंजिंग रहेगा, उससे ऊपर 1000 रुपए तक का सफर बहुत आसान रहेगा। तो अगर एंट्री भी करनी है, थोड़ा महंगा 786 के ऊपर कीजिएगा। 786 के ऊपर कहीं मिल जाए तो वहां पर आप एक बार को एवरेज करिएगा, वो ज़्यादा बेटर है, लेकिन यहाँ नहीं। राहुल गुप्ता साहब पूछ रहे हैं कि आईटीसी होटल के इन्होंने शेयर ले रखे हैं 221 222 रुपए के दाम पे, यहाँ क्या करना चाहिए? तो 219 के नीचे जब तक टिका है, मोस्ट लाइकली 209 और 192 रुपए तक आ सकता है। स्ट्रेंथ प्रूफ करने के लिए 222.50 निकालना बहुत जरूरी है। तो 222.50 जब निकलेगा, वापस से अपने आप वॉच लिस्ट में आ जाएगा। फिलहाल तो वीकनेस है, तो वॉच लिस्ट से निकला हुआ है। ओके, तो फिलहाल वीकनेस है लेकिन वॉच लिस्ट से बाहर है, एक बार ये आ जाए वापस पिक्चर में फिर देखते हैं।
जावेद अख्तर साहब पूछ रहे हैं आपसे कि त्रिवेणी टरबाइन इन्होंने 535 रुपए के दाम पे ले रखा है। कमाल है, जावेद अख्तर साहब भी शेयर लेते हैं। खैर, क्या करें इसमें? देखिए इसमें एक डबल बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न बना हुआ है, ऊपर 554 तक जा सकता है। 554 निकलता है तो बढ़िया ब्रेकआउट बनेगा, गैप फिल करने ऊपर फिर लगभग 590 602 की रेंज तक जा सकता है। प्रीवियस एक ब्रेकआउट फेल था जिसके बाद करेक्शन आया, अर्निंग्स का गैप डाउन था, उसके बाद और सेलिंग आई, फिर 507 पे सेलिंग ड्राई अप हुई है। तो अब मोस्ट लाइकली 554 निकाल के 602 रुपए आना चाहिए। अगर लॉन्ग करने की सोच रहे हैं तो 554 के ऊपर, अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो 510 रुपए के स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए। तो एक राय आपको दी गई है त्रिवेणी टरबाइन के रेफरेंस में भी। सुगम कुमार सिंह साहब आपके प्रशंसक हैं, फैन हैं, वो पूछ रहे हैं कि फिशर मेडिकल वेंचर में क्या वीक हैंड एलिमिनेट हो रहे हैं? इन्होंने 104 की खरीदारी की है, कल भी इस पर बात हुई थी। अच्छा, वीक हैंड एलिमिनेट हो या ना हो, अगर स्टॉप लॉस कट रहा है तो काटना है। 104 के नीचे अगर क्लोज करता है तो स्टॉप लॉस कटेगा, उसको काटना है। वीक लॉन्ग्स एलिमिनेट होंगे तो अपने आप चार्ट पे स्ट्रेंथ प्रूव होगी, वापस 105-20 के ऊपर आके जब क्लोज करेगा तब री एंटर कर सकते हैं। लूजिंग पोजीशन होल्ड करना कोई भी अकलमंदी नहीं है। अगर स्टॉप लॉस कट रहा है तो पहले उसको काटिए, अलग होइए, और उसके बाद आप नई पोजीशन की तरफ देखिए। इस बीच सर एबीडीएल में अपना टारगेट अचीव हो गया है, एबीडीएल में चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ABDL लेकर आइए। ये एलीट ब्रिवरीज एंड डिस्टलरीज की बात कर रहे हैं आप? अब मैं बोलना नहीं चाह रहा था। क्यों, ऐसा क्या है सर? कोई गंदी बात थोड़ी ना है, बढ़िया शेयर है, लिस्टेड है, तो आपको बोलने में क्या तकलीफ है इसमें? तकलीफ ये है सर कि फिर आप टांग खींचने लगते हैं। अरे सर, आप टी टॉटलर, आप वाराणसी में बैठे, क्या ही आपको फर्क पड़ता है? आप एलीट ब्रिवरीज बोलें या एसोसिएटेड बोलें या यूनाइटेड स्पिरिट्स बोलें, खैर चॉइस है वो आपकी, लेकिन हाँ, एलीट ब्रिवरीज में सब लोग अपना बहुत मुनाफा वसूल कर चुके हैं, कर सकते हैं। हिमांशु नारंग साहब पूछ रहे हैं कि जेके टायर उन्होंने ले रखा है 410 रुपए के दाम पे, नंबर्स अच्छे आए थे इसके इस बारी, क्या करना चाहिए? आज दोनों चले सर, जेके टायर भी चला है और सीएट भी चला है। जेके टायर में जो 201 दिन का ब्रेकआउट था 395 पे, वो 462 तक आ गया है और प्रोबेबली अपना टारगेट 478 से 502 ये भी कंप्लीट कर लेगा। सीएट भी चल रहा है, सीएट में भी ठीक ठाक मूव है, स्मॉल कैप का हिस्सा भी है, स्मॉल कैप इंडेक्स का। रीटेस्ट 3954 सीएट भी कर चुका है, तो यहाँ से सीएट में भी 44 और 4600 के टारगेट मिलने चाहिए। तो टायर के दोनों स्टॉक अच्छे लग रहे हैं। एक बार जरा एसएमएल इसूजू पे नजर डालना, 2-3 दिन से ये 2800 के आसपास का लो हिट किया और वहां से फिर वापस चलना शुरू हो गया, शायद तीसरा सर्किट होगा इसमें, क्या करना चाहिए? सर पुल बैक कर रहा है, इसमें बाइंग क्लाइमेक्स 3900 पे हुआ था, वहां से नॉन स्टॉप करेक्शन 4800 से 2700 तक आई थी, उसी का फुल बैक है। फुल बैक के टारगेट अगर आप लगाएंगे 3600 और अगर उससे ऊपर खिंचा तो 3900, ये दो लेवल मिल सकते हैं इस जोन में। अगर नीचे का लिया हुआ है तो प्रॉफिट बुक कर लें, अगर ऊपर का लिया है तो लॉस बुक करके एग्जिट करने की कोशिश करें। प्रवीण नुनीवाल साहब का एक सवाल आया है, ऑल कार्गो गति को लेकर इन्होंने पूछा है कि क्या यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं इसमें? ऑल कार्गो लॉजिस्टिक, ऑल कार्गो गति, एसीएल गति, इसमें पिछले 4 दिन, एक हफ्ते में, सॉरी 16 अक्टूबर को एक कैंडल बनी थी, 451% वॉल्यूम राइज, और फिर फ्राइडे 31 अक्टूबर को 776% वॉल्यूम राइज था। ब्रेकआउट बना है 63.68 पे, ऊपर 75 रुपीज तक जा सकता है, बट इसमें बाइंग तब बनेगी, अगर है तो आप होल्ड कीजिए। फ्रेश बायर्स के लिए 10-20 डे मूविंग एवरेज कैचअप होने के बाद बाइंग बनेगी, तब 75 रुपए तक के लिए आप बाई कर सकते हैं। तो फ्रेश बायर्स 5 से 6 दिन वेट करें कंसोलिडेशन का, उसके बाद बाई करें। ओके, तो नई खरीदारी जिनको करनी है उनके लिए भी थोड़ा समय रहेगा, बाकी आप देख सकते हैं। आदित्य राजपूत साहब पूछ रहे हैं कि इन्होंने टीसीएस ले रखा है 3045 रुपए के दाम पर, अब क्या करें? एग्जिट करें, एवरेज करें, बने रहें, या किसी और में एंट्री करें? टीसीएस डे लो पर है, इनफैक्ट जरा 1 महीने का चार्ट लगाइएगा टीसीएस का क्योंकि सिचुएशन वहाँ ज़्यादा क्लियर होगी। ये सरक के वापस अपने 1 मंथ लो के आसपास जा रहा है, क्या करना चाहिए इसमें जैन साहब? सर टीसीएस में अगेन 3018 के नीचे आपको मिल रहा है, जितना भर सकते हैं इसको आराम से। 2863 का पिछला लो है, इसी जोन में एक्यूमुलेट करके रखिए। इवेंचुअली स्टॉक को जाना ऑल टाइम हाई है, बट मिडवे रेजिस्टेंस शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए
3323, 3586 रहेगा। उसके बाद ये आराम से ऑल टाइम हाई निकल जाएगा। ट्रेडर के लिए बहुत अच्छी कोई अभी पोजीशन नहीं है, इन्वेस्टर्स एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो नियर टर्म में तो शायद आपको थोड़ा बहुत इसमें उतार चढ़ाव दिखेगा, लेकिन लॉन्गर टर्म में अंशुल सर मान रहे हैं कि नया हाई भी बना सकता है, सो आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। राणा जी का सवाल आ गया, और राणा जी आपकी लंबी उम्र की मनोकामना भी कर रहे हैं, और साथ साथ आपसे वही पूछ रहे हैं जो मैं हमेशा पूछता हूं कि लिकर सेक्टर में अभी रैली बाकी है क्या? ट्यूब इन्वेस्टमेंट कह रहा हूँ, तिलक नगर इंडस्ट्री ले रखा है 525 पे, एसोसिएटेड ले रखा है 1210 पे। 3 से 5 साल का नजरिया है, लेकिन कहना यही काफी चल चुका है, क्या करें? सर अगर 3 से 5 साल का नजरिया है तो बेचने का कोई मतलब नहीं है। कंटिन्यूअस केवल एक चीज देखते रहिए, सेल्स। अगर सेल्स राइज हो रही है तो कंपनी कितना भी एकदम ब्लंडर कर ले तब अलग बात है, नहीं तो अगर ठीक ठाक चलती रही तो ईपीएस ग्रोथ बनती रहेगी। और गलती से भी अगर प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा लिए, ये किसी तरीके से अगर प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया, तो फिर आप मान लीजिए कि बढ़े हुए सेल्स पे, बढ़ी हुई प्रॉफिट मार्जिन पे ईपीएस एकदम फट के निकल के आएगा। तो स्लो एंड स्टडी ये पैसा देते रहेंगे। सेल्स या ऑपरेटिंग मार्जिन कहीं एक जगह अच्छी बढ़त आपको ईपीएस पे बहुत अच्छा असर डालेगी, तो एकदम वर्टिकल तेजी भी डेवलप हो सकती है। तो अगर 3 से 5 साल का नजरिया है तो रोज रोज देखना छोड़ दीजिए उसको। एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि आप एसोसिएटेड अल्कोहल केस में सेल्स तो इनकी इंप्रूव हो ही रही है। इस क्वार्टर के नंबर्स में ये लोग अपने 2 नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं 2 नई मार्केट्स में, और वो इन्होंने अपनी पिछली कॉन कॉल में बोला भी था। सो हो सकता है वो हाई एंड मार्जिन प्रोडक्ट है इनके, हाई एंड रेंज के, तो शायद जो जैन साहब कह रहे हैं कि मार्जिन का टिक यहाँ से आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो इस क्वार्टर के नंबर में एसोसिएटेड अल्कोहल पे आप अदरवाइज भी नज़र रखिएगा। एक दो सवाल अब और ले लेते हैं। उसमें एक सवाल हमारे पास आया हुआ है साईं प्रवीण साहब का, पूछ रहे हैं कि एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज क्या यहाँ पर लेने लायक है? 740 पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है, पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना चाहिए इसको? ये आईपीओ स्टॉक है एचडीबी फाइनेंस। फिलहाल आईपीओ लो के नीचे ट्रेड कर रहा है 730 732, तो हल्की सी वीकनेस तो है, बट अभी आईपीओ बेस बना नहीं है। और प्राइमा फेसी आईपीओ बेस का एविडेंस भी 820 रुपए के बाद आएगा, तो फिलहाल तो लिस्ट में नहीं होना चाहिए। और फिर मैं याद दिला दूं आपको कि इतना ही हाइप्ड अप नेम बजाज हाउसिंग फाइनेंस था, उसने अभी तक आईपीओ बेस मतलब प्राइमा फेसी इंडिकेशन भी नहीं दिए कि आईपीओ बेस बन रहा है। ऑलमोस्ट 1 साल होने को आ गया है, तो आईपीओ स्टॉक में जब तक बेस ना बन जाए थोड़ा सा दूर रहना ज्यादा अच्छा होता है। तो जब तक बेस फॉर्मेशन ना हो तब तक थोड़ा दूर रहना ज़्यादा बेटर रहेगा किसी भी आईपीओ से रिलेटेड स्टॉक के अंदर। अब और एक सवाल आया है खेम करण साहब का, ये पूछ रहे हैं कि 3M इंडिया और इम्फा इंडियन मेटल एंड फेरो एलॉयज, इनमें क्या करें? 3M के नंबर आए हैं, नंबर रोबस्ट आए थे, तो रिएक्शन भी स्ट्रांग है, क्या करना चाहिए इन दोनों में? सर देखिए 3M थोड़ा सा टिकट साइज बड़ी है और वॉल्यूम लो है, 4000 का एवरेज वॉल्यूम है। बट आज जिस हिसाब से गैप अप दिया है, इसने ऑलमोस्ट अपना स्ट्रक्चर ब्रेकआउट दिया है 32,000 पे, आराम से जा सकता है 40,000 के आसपास, जो कि प्रीवियस ऑल टाइम हाई भी है। वीकली पे ऐसा लग रहा है कि नए ट्रेंड की शुरुआत हुई है, तो 40,000 ऑल टाइम हाई पहला टारगेट पकड़िए। अगर उसके ऊपर टिका तो फिर आगे के टारगेट्स डिस्कस करेंगे। इम्फा क्लियर विनर है, वीकली चार्ट पे 978 का राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट था, उसके बाद हायर लो बना है 1074 पे। तो अगर आपके पास लॉन्ग है तो 1060 1070 की जोन का स्टॉप लॉस ले लीजिए। अगर ये मूव इसी तरीके से चला तो 1500 रुपए भी मिल सकता है। तो एक अच्छी ग्रोथ आपको दोनों में देखने को मिल सकती है, बट कंसीडरिंग कि आज बहुत बड़ा गैप है 3M में, तो एक बार कूल ऑफ होने दीजिएगा। तनिष्क साहब पूछ रहे हैं कि L&T फाइनेंस और एक्सिस बैंक में प्रॉफिट हो रहा है, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, क्या निकल जाए या स्टॉप लॉस लगा के रखें? एक्सिस बैंक बोला ना सर आपने? एक्सिस बैंक और L&T फाइनेंस। सर एलटीएफ में तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 264 का ले लेना चाहिए। और पता नहीं क्यों मेरे को बहुत अंदर से स्ट्रांग गट फील आ रही है, जिस हिसाब से 180 से निकला है, कहीं भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं किया है, सिर्फ एक जगह हिट किया था 199, और 2 ही दिन में रिक्लेम भी कर लिया था। ये शायद धीरे धीरे खिसता रहे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस शायद ना हिट हो, बट शायद पे पैसा नहीं लगाया जाता है। चूंकि पैसा लगा है, 264 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस मैंडेटरी मेंटेन कीजिए। वो निकलता है तो फिर प्रॉफिट बुक कीजिए, नया बेस फिर बनाएगा। और नया बेस क्योंकि इतनी लंबी मूव हो गई है, डाइजेस्ट करने में जब भी बेस बिल्डिंग स्टार्ट होगी 5 से 6 महीना जरूर लेगा। तो 264 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे जरूर निकलिएगा अगर कटता है तो।
और नहीं घटता है तो धीरे धीरे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रिवाइज होता जाएगा। एक्सिस बैंक में कोई खास दिक्कत नहीं है, बाइंग जोन में खड़ा हुआ है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट कर सकते हैं, जाना इसको भी ऑल टाइम हाई है। तो आपको एक राय एक्सिस बैंक और एल फाइनेंस के लिए दिया गया है। इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है तो कहानी अलग है, ट्रेडिंग ग्रेड स्टॉक में आप इसे कंसीडर कर रहे हो तो कहानी कुछ और बनेगी। एक सवाल हमारे पास और आया हुआ है, सवाल है KPEL को लेके। निष्ठा श्रीवास्तव जी जो कि हमारी मेंबर भी हैं, इनका सवाल है, कल आपने KPEL पे बात की थी 436 रुपये के आसपास, आज 465 बना के अभी भी ट्रेड कर रहा है हरे निशान में, क्या करना चाहिए? केपीईएल सो केपीएल वही 490 का जो हमने टारगेट डिस्कस किया है वही टारगेट रहेगा, और स्टॉप लॉस आपको रिवाइज करना है तो आप 430 रुपए का रिवाइज कर सकते हैं, तो 430 के स्टॉप लॉस से 490 रुपए तक जाते हुए दिख रहा है। नहीं, उनका पूछना यह है कि क्या यहां पर खरीदारी कर सकती हैं? अगर लेना है तो मोमेंटम, आप मोमेंटम चेज कर रहे हैं तो यहाँ पे भी ले सकते हैं, उसका स्टॉप लॉस 430 रुपए रहेगा। तो अगर आप मोमेंटम चेज कर रहे हैं तो यहां ले सकती हैं, लेकिन स्टॉप लॉस 430 रुपये रहेगा। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, आदित्य राजपूत साहब पूछ रहे हैं कि क्या ये ले सकते हैं, आपकी राय? इसमें भी कुछ कैपेक्स की न्यूज है, अगर वो पूरी तरीके से मार्केट मतलब ले तो पॉजिटिव ही रहा है, अगर वो पूरी तरीके से प्ले आउट होती है पॉजिटिव साइड में तो 1090 फटाफट मिलना चाहिए, वैसे 1338 रुपए तक जाते हुए दिख रहा है। यहाँ पे 1300। फ्रेश बाई करना है तो किया जा सकता है। ओके, तो नई खरीदारी आप करना चाह रहे हैं तो यहाँ खरीदारी कर सकते हैं, 1390 जा सकता है, लेकिन हाँ वो केपेक्स की न्यूज़ भी पीछे पीछे चल रही है। गौरव तिवारी साहब पूछ रहे हैं टाटा मोटर जो स्प्लिट हुआ है उसके शेयर कब तक मिल सकते हैं? सर नवंबर में इसकी लिस्टिंग होनी है तो आपको जल्दी मिल जाएंगे, लेकिन अदरवाइज टाटा मोटर कैसे देख रहे हो आप जैन साहब? टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लग तो ठीक रहा है, नीचे रेंज के लोअर एंड 378 से चला है तो रेंज का अपर एंड 444 आने की पूरी पूरी संभावना है। थोड़ा सा कॉर्पोरेट एक्शन के बाद स्लो हुआ है, बट मेरे को बहुत कोई खास दिक्कत नहीं दिख रही है, 444 आ जाएगा। तो एक राय टाटा मोटर के लिए दी गई है। कला मंदिर के 100 शेयर हैं 214 रुपये पर। SKK टेक्निकल हैंडल से सवाल है, जो कि मेंबर भी हमारे, क्या करना चाहिए इसमें? सर 180 का रीटेस्ट बहुत अच्छे से तो नहीं हो रहा है, तो अभी वेट एंड वॉच की अप्रोच होनी चाहिए। 173 ऑड लेवल को स्वीप करता है तो एक बार एंट्री के लिए देखेंगे, फिलहाल तो 180 रीटेस्ट होना चाहिए था, उससे हल्का सा नीचे है तो वेट एंड वॉच की अप्रोच रहेगी। हालांकि जो पैटर्न बना है 165 डेज का फिलहाल तो इंटैक्ट ही दिख रहा है। ओके, विनीता गुप्ता जी के पास एप्पल के ऊपर एक सवाल है कि एप्पल इंडिया में लगातार अच्छे नंबर्स के बीच में टूटता हुआ क्यों दिखाई पड़ रहा है? एक साल का अगर नजरिया है तो क्या करना चाहिए इसमें? एप्पल 3i लिमिटेड अर्निंग्स बहुत पॉजिटिवली नहीं लिया है मार्केट ने, मेजर सपोर्ट नीचे में 1780 के आसपास है, ये नहीं टूटना चाहिए। अगर ये टूटता है तो फिर स्टॉक में थोड़ी सी डाउनसाइड ओपन होगी 1500 रुपए तक। ब्रॉडर स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डेंट आ रहा है, बट 1780 जब तक प्रोटेक्टेड है, 1780 1760 जोन, तब तक एक बार होल्ड करना चाहिए। 1760 के आसपास अगर आने लगे तो दोबारा सवाल पूछिए। 1760 के आसपास आने लगे तो दोबारा एक बार को आप सवाल पूछ सकते हैं। भगत सिंह साहब का एक सवाल आया, जो कि मेंबर भी हमारे, ये आपको तो पहले अपने रिगार्ड्स दे रहे हैं और उसके बाद पूछ रहे हैं कि मदरसन सुमी वायरिंग और नुवोको में अगर एंट्री करने की इच्छा हो 2 साल के लिए तो किस में एंट्री करनी चाहिए? और आपने कोई एक कवर स्टोरी की थी, तब से ये वॉच लिस्ट में है, अब बताइए इसमें एंट्री लेवल क्या ढूंढना चाहिए? कवर स्टोरी क्या होती है सर? पता नहीं सर, आपने ही की है, मुझे क्या पता। मैं तो नाम ही पहली बार सुन रहा हूँ, कवर स्टोरी। मतलब आपने कहीं से कवर किया था, उसकी स्टोरी की वो बात कर रहे होंगे। सो आप अदरवाइज पे क्या व्यू रखते हो अभी? सर इसमें तो नुवोको में जो हमने डिस्कस किया था कि आईपीओ बेस बना है 142 वीक का, 388 पे 475 पहला टारगेट है, 475 टच करके पिछले 8-9 हफ्ते से नीचे आ रहा है, तो नीचे में वही ब्रेकआउट पॉइंट जो 388 के अराउंड था वही मेजर सपोर्ट रहेगा। वहां पे बुलिश प्राइस एक्शन दिखा तो हम वापस से री एंट्री करने की सोचेंगे, क्योंकि सीमेंट स्टोरी में इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं पिछले 3 क्वार्टर से, तो ये हमारे इंटरेस्ट में आ रहा है। सेम क्वार्टर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में पिछले 3 क्वार्टर में ठीक ठाक अर्निंग्स रही हैं, तो अब या तो 388 के पास नुवो को बुलिश एविडेंस दे तो बाई करेंगे, या 475 का फ्रेश ब्रेकआउट दे तब बाई करेंगे। सीमेंट स्टोरी में ये एक स्टॉक है जो हमें काफी पसंद है।
मदरसन सुमी में 207 दिन का ब्रेकआउट था 44 पे, ऊपर गया 50, वापस से रिटेस्ट किया और रिटेस्ट करने के बाद ऊपर आके 48 के अराउंड रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। 48 निकलता है तो बाई कर सकते हैं, बट ट्रेडिंग बेट रहेगी 52 53 तक, जो कि इसका चार्ट पे ऑल टाइम हाई दिख रहा है 51.92, तो यही टारगेट रहेगा। बाकी बहुत लंबे समय के लिए इतने चार्ट डेटा के हिसाब से कमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल है। गगन अधिकारी साहब का एक सवाल आया है सुजलॉन को लेकर, वो पूछ रहे हैं, और रूबी वर्मा साहब का भी सवाल है कि इस लेवल पर सुजलॉन में करना क्या चाहिए। इन्होंने खरीदारी कर रखी है और सुजलॉन के भी नंबर्स भी आए हैं, नंबर्स का रिएक्शन भी आया था, ऑर्डर बुक ऑल टाइम हाई पर आई कंपनी की। क्या करना चाहिए? तो रिएक्शन पॉजिटिव आया है, इसी एक चीज का डर था कि कहीं नेगेटिव रिएक्शन में गैप डाउन ना कर दे, तो 51 52 55 की जो गैप जोन थी ठीक ठाक प्रोटेक्ट किया है। स्विंग हाई की तरफ आ चुका है, स्विंग हाई 61 जैसे निकले इस स्टॉक में 70.18 तक की पहली तेजी बनेगी, तो अगर है तो बिल्कुल होल्ड कीजिए, नहीं है तो 61 के ऊपर फ्रेश लॉन्ग्स करना चाहिए। तो एक राय आपको सुजलॉन के लिए दी गई है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में क्या करें? 1 साल तक का व्यू है। जीएसटी 1 साल का व्यू है तो होल्ड कीजिए आराम से, बल्कि इस जोन में एक्यूमुलेट कीजिए। सर कल हमने यथार्थ हॉस्पिटल डिस्कस किया था 800 803-4 रुपए में। अभी क्लाइंट को हमने सलाह दी है, 822 चल रहा है, 830 रुपए में बेचने की सलाह हमने लगवाई है। तो आप मान रहे हैं कि यथार्थ की तेजी ऑलमोस्ट डन हो गई है जितनी आपको एक्सपेक्टेड थी? हाँ सर। ओके, चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक सवाल आया है लाला जी का, ये पूछ रहे हैं कि स्वान कॉप 516 में लिया हुआ है और इन्वायरो इंफ्रा 267 में लिया हुआ है, कब तक आएगा ये लेवल? शॉर्ट टर्म का व्यू है इनका। और एनवायरो इंफ्रा 243 के ऊपर ठीक ठाक से टिक रहा है। नेक्स्ट राउंड में या तो 243 के राउंड बुलिश एविडेंस मिले या 258 निकले, दोनों केस में बाई बन सकता है 274 तक के लिए। और दूसरा था स्वान कॉर्प में 496 तक की तेजी थी जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हुई है। इस पुल बैक में कोई भी वॉल्यूम नहीं है, तो प्रोबेबली पुल बैक अपना 20 डे मूविंग एवरेज टेस्ट कर सकता है 454। यहां पे बुलिश एविडेंस मिला तो वापस 496 तक के लिए लॉन्ग प्ले करेंगे। तो एक राय स्वान कॉप और साथ ही साथ एनवायरो इंफ्रा को लेकर भी एक सवाल है कि गोकुल एग्रो पटेल साहब ने लिया हुआ है 140 शेयर 211 रुपए के रेट पर, अब ये कितना और ऊपर जा सकता है? गोकुल एग्रो में 190 रुपए तक की इमीडिएट तेजी दिख रही है। लॉन्ग लिक्विडेशन का टारगेट 163 कंप्लीट किया है, वहां से बाउंस बैक है, तो 190 192 रुपए तक जा सकता है। बहुत अच्छा बाई नहीं दिख रहा है। बहुत अच्छा बाय ये नहीं दिखाई पड़ रहा है। एक पिकार्डली एग्रो 650 रुपए के दाम पे ब्रजेश पांडे साहब ने ले रखा है, आज काफी सेलिंग प्रेशर है, ये लिकर भी पसंद है क्या आपको, मतलब स्टॉक? स्टॉक तो पसंद है सर, नीचे में कहीं भी 680 के राउंड अगर बुलिश एविडेंस मिला तो एक छोटा ट्रेड बनेगा 723 730 तक के लिए। बाकी अगर 2-3 साल का व्यू है तो फिर स्टॉक में भी अच्छी खासी तेजी डेवलप हो सकती है। ओके, वैसे बहुत बड़ा मल्टीपैकर रहा है उसके बावजूद भी। सर कंजम्पशन जिस हिसाब से बढ़ रहा है मेरे को नहीं लगता, बल्कि एक खबर जब से मैंने पढ़ी है, बीच में कहीं पढ़ी थी कि बैंगलोर या पुणे में कहीं एक वीकेंड पे पूरी बियर खत्म हो गई थी, वहाँ बार्स एंड रेस्टोरेंट में अवेलेबल नहीं था। तो जिस हिसाब से कंजम्पशन बढ़ रहा है अभी बहुत जल्दी से सेल्स नंबर्स बस वॉच करना है, जिसके सेल्स थोड़े से कमजोर पड़े हैं उससे निकल के जिसकी सेल्स अच्छी हैं उसमें क्लियरली शिफ्ट करते जाइए। एनी डे आप यूनाइटेड स्पिरिट लेंगे तो आपको मल्टी बैगर रिटर्न बनने की तो चांसेस कम रहेगी, क्योंकि लार्ज कैप स्टॉक है, तो यही 30-40 हजार करोड़ के मार्केट कैप वाले शेयर लेने होंगे, तो यही जल्दी से 1 लाख करोड़ होंगे। नहीं, लेकिन आप तो कह रहे हो बियर की शॉर्टेज होगी, ये कंपनी तो विस्की बनाती है। तो पीने वाले तो जब बियर नहीं मिलेगी तो विस्की पिया ही लेंगे, तो और बीरा 91 का तो दिक्कत चली रही है, तो फिर और किंगफिशर को मार्केट शेयर गेन करने का मौका मिलेगा। तो बियर में यूनाइटेड स्पिरिट, यूनाइटेड बेवरेजेस, और बाकी भी कंजम्पशन तो कंजम्पशन है सर, जो नहीं मिला तो दूसरी चीज ले लेते हैं। नहीं, मुझे बहुत आइडिया नहीं है, आप ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। खैर, एक सवाल और है, वो है जैकॉब को लेकर। दीपक सरदा साहब हमारे मेंबर हैं, उन्होंने जैकॉब में नई एंट्री करने की इच्छा रखी है।
आप क्या राय रखते हो? नहीं, मेरे को आइडिया इसलिए है सर कि संडे हम लोग निकले थे चाट खाने के लिए, वहां पे भीड़ लगी हुई थी एकदम झुंड, तो हम लोग डोसा खा के वापस आ गए थे। तो घर से अगर निकले तो कुछ तो खा के आएंगे ही ना। नहीं सर, वो चाय और कॉफ़ी के साथ तो फिर भी एप्लीकेबल है, मुझे पता नहीं था कि इसके साथ भी एप्लीकेबल होता है। ऐसा भी होता है ना कई बारी ऐसा होता है घर से निकलते हैं, कुछ लेने के लिए नहीं मिलता तो मार खा के वापस आनी पड़ जाती है, ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कई बारी। खैर, लेकिन वो अलग की बात है। अभी हम आते हैं जैकॉब के ऊपर, क्या किया जाए? जैकॉब कंसोलिडेशन में सर 170 173 का जिस दिन ब्रेकआउट बनेगा, इसमें स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर क्लाइंट लॉन्ग हो सकते हैं। 170 173 का जैसे ही ब्रेकआउट बनेगा, स्टॉक में 236 80 तक का टारगेट बनेगा। हर एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन पे स्टॉप लॉस 156 मैंडेटरी होना चाहिए। तो आपको एक स्टॉप लॉस बताया गया है, उसको आप मैंडेटरी रखिएगा। कलर आइडियाज़ पूछ रहा है कि इनके पास नौकरी के शेयर हैं, 200 शेयर हैं 1400 रुपए के दाम पे। आप देख रहे हो क्या आजकल नौकरी? नहीं सर, नहीं, नौकरी स्टॉक की में बात कर रहा हूँ। नहीं, दोनों ही नहीं देख रहे हैं सर। नीचे 1290 का मेजर सपोर्ट है, 1264 1290 का मेजर सपोर्ट है। इस सपोर्ट जोन को टेस्ट करने नीचे आ सकता है। अगर ये सपोर्ट जोन टूटा तो फिर और कायदे से सेलिंग आएगी। किसी भी तरह के रिवर्सल के लिए 1441 निकालना बहुत जरूरी है। 3 क्वार्टर से रिजल्ट सुधरे हैं तो एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए कि थोड़ी सी अपमूव आ जाएगी, बट उसके लिए भी ये 1290 1264 ये सपोर्ट जोन होल्ड होना बहुत जरूरी है। 1290 1264 ये सपोर्ट को होल्ड होना बहुत ज़रूरी है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अभिनव सिंह साहब का एक सवाल आया है अपोलो माइक्रो सिस्टम को लेकर। आज रिजल्ट है, नई एंट्री करनी चाहिए क्या? अपोलो माइक्रो, अपोलो नहीं, इसमें क्लियरली एटीआर एक्सटेंशन कैंडल्स विजिबल थी और 334 से करेक्शन आना स्टार्ट हुआ है। लॉन्ग लिक्विडेशन 268 पहला टारगेट है, और अगर 268 नहीं प्रोटेक्ट हुआ तो प्रॉफिट बुकिंग गहराएगी 221 रुपए तक। फिलहाल इस स्टॉक को अगर 2 3 4 महीने छोड़ देंगे तो ज्यादा सुखी रहेंगे। तो 2 से 3 4 महीने अगर आप इसे छोड़ देंगे तो ज़्यादा बेटर डील आपके लिए बनते हुए दिखाई पड़ सकती है। एक सवाल आया है एलिस हैंडल से, उन्होंने पूछा है कि फिशर का जो नुकसान हो रहा है उसे कहाँ भरा जा सकता है? ठीक है, जो भी ट्रेडिंग बेट मिलती जाए, आप 1% ऑफ द कैपिटल रिस्क लेके चलते जाइए, कहीं ना कहीं रिकवर हो जाएगी। जैकॉब 173 निकलता है तो उसको बाय कर लीजिए। कल यथार्थ बताया था। आज सुबह से एक डीसीबी बैंक अभी ठीक चलते हुए दिख रहा है, तो डीसीबी बैंक बाय लिया है। डीसीबी बैंक देख सकते हैं, अगर मान वही है 1% ऑफ कैपिटल रिस्क लेना है और अपने स्टॉप लॉसेस मेंटेन करना है। डीसीबी बैंक में 51 वीक्स के अपनाइड पैटर्न का ब्रेकआउट है, बल्कि ज्यादा का है। 146 पे 160 के अराउंड वीकली पे टाइट रेंज बनी है, तो अगर ये स्टॉक 164 165 का ब्रेकआउट देता है, हम प्रीएम्प्टिव बाय किए हैं, बट 164 165 का ब्रेकआउट देता है तो 180 85 तक जा सकता है। ये स्टॉक आती है। फिर किर्लोस्कर इंजीनियरिंग कल भी डिस्कस हुआ था, आज भी मोमेंटम आ रहा है, ये एक स्टॉक देख सकते हैं। सुशील जी पूछ रहे हैं, जो कि हमारे मेंबर भी हैं, कि थायरो केयर में क्या करना चाहिए? शॉर्ट टर्म का व्यू है, ये एक ब्रेकआउट की प्रोबेबिलिटी दिख रही है क्या आपको, और अगर हाँ तो क्या टारगेट, क्या स्टॉप लॉस? ब्रेकआउट की प्रोबेबिलिटी जरूर दिख रही है, लेकिन इसको ब्रेकआउट पे ही प्ले करना चाहिए, ना कि प्रोबेबिलिटी पे, क्योंकि अर्निंग्स लास्ट जो आई है 15 अक्टूबर को, उसका नेगेटिव रिएक्शन था। 6.5 मिलियन की सेलिंग हुई थी और डे लो पे जाके क्लोज किया था। बड़े बड़े गैप अप के बाद डे लो पे जाके क्लोज किया था। तो 1465 जब तक नहीं निकलता है तब तक इस स्टॉक को कंप्लीटली अवॉइड लिस्ट में रखना चाहिए, क्योंकि प्रीएम्प्टिव बाई वाले ऑलरेडी फंसे हुए हैं। तो 1465 निकलता है तो ही बाई करना है, नहीं तो फिर स्टॉक को अवॉइड कर देना है। ओके। ईडलवाइस 120 रुपए के दाम पर खरीदारी कर रखी है, क्या करना चाहिए इसके अंदर? इडलवाइस है तो 108 106 रुपए की स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए। 122 का ब्रेकआउट बनता है तो फिर नई तेजी बनेगी। इसी के साथ एंजल वन में भी ठीक ठाक मूव है। 2550 का ब्रेकआउट है, 2721 रुपए जा सकता है। दोनों में एडलवाइस वर्सेस एंजल में ज्यादा रिलेटिव स्ट्रेंथ है। एक इंटरेस्टिंग सवाल आया है जैन साहब, उसका जवाब आप ही दो, मेरे पास तो इसका जवाब होता नहीं। नागराज जी पूछ रहे हैं कि अच्छे रिजल्ट वाला अप ट्रेंड वाला एक स्टॉक चाहिए जो कि 500 रुपए के नीचे हो, अपना लगाओ जरा क्राइटेरिया। अब ये तो कहीं स्कैनर रन करना पड़ेगा था।
नहीं, लेकिन उसमें अच्छे रिजल्ट वाला और अप ट्रेंड वाला स्टॉक कैसे निकाल लोगे स्कैनर रन करके भी? थोड़ा सा मतलब अगर थोड़ा सा आप चार्ट की नॉलेज रखते हैं तो आपके लिए इजी हो जाएगा। अच्छे रिजल्ट का मतलब फिर आपको विलियम ओनील को फॉलो करना है, 25% की 2 क्वार्टर ईपीएस ग्रोथ या ट्रिपल डिजिट सिंगल क्वार्टर ईपीएस ग्रोथ। अप ट्रेंड स्टैन विंस्टीन से उठा लीजिए, स्टेज 2 अप ट्रेंड में हो तो अप ट्रेंड क्लियर है, और अच्छे रिजल्ट विलियम ओनील से मिल जाएंगे। तो दोनों का कॉकटेल मिला के अगर आप बनाएंगे लिस्ट, जो हम जनरली बना के रखते हैं, तीसरी इसमें अगर आप ऐड कर लेते हैं कि या तो इंडेक्स में हो या फिर एफआईआई होल्डिंग हो स्टॉक में, अगर ये तीनों क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं तो अपने आप अच्छा हो जाएगा। ये तो जैन साहब, अच्छे रिजल्ट वाला हो गया फंडामेंटल, अप ट्रेंड वाला हो गया टेक्निकल, और 500 के नीचे हो गया सेंटिमेंटल। तो ये तीनों एक साथ जोड़ के कोई स्क्रीनर है क्या बनाने वाला? मतलब मेरे तो समझ के बाहर है, आपके है क्या कोई? नहीं, इस टाइप का ये तो थोड़ा सा वो हो गया, मतलब विशफुल थिंकिंग हो गई। आप पहले दो तो कर सकते हैं, बट प्राइस फिर हम कैसे डिसाइड करेंगे? जो चार्ट अच्छा लग रहा है वो चल जाएगा, मतलब जो चार्ट पे ठीक है वो चल जाएगा, जो चार्ट पे नहीं है वो नहीं चलेगा। अब उसका इससे कोई लेना देना नहीं होता कि एक और जो चीज मैंने नोटिस किया है, और ये पहले हम भी जब बिना जाने समझे ट्रेड करते थे, ये गलती करते थे। स्मॉलर प्राइस या हायर प्राइस ये नहीं डिफाइन करता है कि शेयर छोटा है या बड़ा है। आइडिया 9 रुपए होते हुए भी बड़ा शेयर कहलाता है, और पिकैडली एग्रो जैसे अभी नाम मेरे को याद आ रहा है, हमने डिस्कस किया, तो केवल 6,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो 6,000 करोड़ के मार्केट कैप को 60,000 करोड़ होना आसान है। आइडिया का मार्केट कैप है, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसा नहीं कि आइडिया कोई पर्टिकुलरली पकड़ा है, 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है आइडिया का। 1 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ होना बहुत मुश्किल है, यानी 10 गुना होना बहुत मुश्किल है। 6,000 करोड़ का स्टॉक 60,000 करोड़ आराम से हो सकता है, जैसे अपोलो में ही था। अपोलो जब चलना स्टार्ट किया था, अभी का मार्केट कैप है इसका 9,000 करोड़ का। जब इसने 150 पे ब्रेकआउट दिया था तब 4,500 करोड़ का था। तो 4,500 करोड़ से 9,000 करोड़ आना आसान है, 1 लाख करोड़ से 2 लाख करोड़ जाना मुश्किल होता है। तो इसीलिए स्मॉल कैप स्टॉक आप मार्केट कैप और फ्री फ्लोट से पकड़िए, ना कि प्राइस से। प्राइस से पकड़ेंगे तो जंग भी आपके पास बहुत सारा आ जाएगा। ये बहुत पहले जब किसी से मैंने पूछा था कभी कि सर कोई सस्ता शेयर बता दो, 200 रुपये का, 400 रुपये का, तो उसका एक ही जवाब आया था, साड़ी नहीं बेच रहा हूँ मैं, शेयर देख रहा हूँ। तो तुमको अगर साड़ी चाहिए तो दुकान पे जाओ, शेयर चाहिए तो पहले पढ़ाई करो उसके बाद आना। खैर, लेकिन ये जवाब देना ठीक नहीं है। तो इसीलिए आपको एक जैन साहब ने बहुत ही बढ़िया तरीके से समझा दिया है कि आपको क्या देखना है क्या नहीं। ये 3 क्राइटेरिया को मैच करके चीज़ निकालना इज़ ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं और एक सवाल आया है। अच्छा, आपकी बात फुरकान अली साहब ने सुन ली। वो पूछ रहे हैं कि क्या सुला विनयार्ड खरीदना चाहिए क्या? अगर बियर की शॉर्टेज हो गई है, विस्की नहीं मिली, तो क्या वाइन ही चलेगा? अब चलना तो कुछ नहीं चाहिए सर आइडियली, लेकिन चल सब रहा है। सुला विनयार्ड में ये डाउन ट्रेंडिंग काउंटर है, इसके रिजल्ट भी कंटिन्यूसली डी ग्रोथ है। 680 रुपए से नॉन स्टॉप गिरा है 240 रुपए तक। तो सुला विनयार्ड में तो मेरा इंटरेस्ट नहीं है। हालांकि लोअर एंड पे बेस ऐसा लग रहा है प्राइमा फेसी की बन रहा है, बट जब तक क्लियर कंफर्मेशन नहीं होगी मैं ट्रेड नहीं करूंगा, और क्लियर कंफर्मेशन 320 रुपए के बाद ही आएगी। तो बेटर है कि अप ट्रेंडिंग स्टॉक को पकड़िए, ना कि बॉटम फिशिंग करने की कोशिश कीजिए। नहीं, वाइन में आपका इंटरेस्ट नहीं, तो इंटरेस्ट कहाँ पर है? मेरा सर शेयर में इंटरेस्ट है। मेरा सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड यूनाइटेड स्पिरिट में है, हर जगह मिल जाती है। हार्ड लिकर में, ओके ओके। एक सवाल और आया है एमसीएक्स को लेके, मौर्य साहब का। ये पूछ रहे हैं कि एमसीएक्स में क्या करना चाहिए, रखना चाहिए या निकल जाना चाहिए? चार्ट पे क्या दिख रहा है? एमसीएक्स में कल फॉलो थ्रू मूव मिला था ब्रेकआउट के बाद, ऑल टाइम हाई 9,617 उसी के आसपास से आज करेक्शन आ रहा है। फिलहाल स्टॉक को अगर आपके पास है और आप 8,948 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं तो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। अगर ये ब्रेकआउट वर्क किया है तो 10,500 तक के टारगेट आराम से मिलेंगे। तो आप होल्ड कर सकते हैं, क्वालिटी कंपनी है, आगे भी शायद इसमें कैरी फॉरवर्ड मूव मिल सकता है। साक्षी मित्तल जी पूछ रही हैं कि एचडीएफसी लाइफ और एम&एम फाइनेंशियल 1 से 2 साल के लिए कौन सा ज्यादा बेटर दिखाई पड़ रहा है आपको? लाइफ फाइनेंशियल तो मेरे को पर्सनली देखिए, एचडीएफसी लाइफ ब्रेकआउट देके रीटेस्ट कर रहा है, बट समहाउ मेरे को महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल ज्यादा पसंद है कंपेयर टू एचडीएफसी लाइफ।
क्योंकि यहाँ पे तेजी ज्यादा बन सकती है अगर पैटर्न वर्क किया तो। 122 हफ्ते का पूरा बॉक्स है। बॉक्स इज ऑलवेज बेटर देन कप एंड हैंडल पैटर्न, मतलब अगर हायरार्की में कप एंड हैंडल पैटर्न और इसको रखें तो बॉक्स या रेक्टेंगल पैटर्न ऊपर आता है, कप एंड हैंडल नीचे आता है। तो ये बॉक्स पैटर्न का ब्रेकआउट दे रहा है, 318 के ऊपर सस्टेन कर ले तो आप बाई करके चल सकते हैं। ऑलरेडी एलटीएफ में हमने देखा 180 से नॉन स्टॉप रैली आई है, तो इस स्टॉक में भी अगर ब्रेकआउट आता है तो उसी तरीके का कुछ परफॉर्मेंस रेप्लिकेट हो सकता है। तो ओवर द टू एम फाइनेंस ज्यादा अच्छा है। बाकी अगर कंपैरेटिव ना करें तो दोनों स्टॉक अप ट्रेंडिंग कैटेगरी में है। तो दोनों स्टॉक अप ट्रेंडिंग कैटेगरी में है, आपको एक ये राय दी गई है दोनों स्टॉक्स के लिए। एक सवाल 1.1 सॉल्यूशन हिमांशु नारंग साहब के पास है 54 रुपए का, क्या करें इसमें? 1.1 सॉल्यूशन, इसमें सेकेंड डे ऑफ फॉलो थ्रू मूव है, रेजिस्टेंस जोन 50.5 से 51 है जिसको निकाल चुका है। तो अगर फॉलो थ्रू मूव मिलता है तो सीधा सीधा पहले एक छोटा सा गैप है 58 के आसपास, उसको फिल करने जाएगा। अगर लॉन्ग ले रहे हैं तो फिर मैंडेटरी स्टॉप लॉस 48.8 का जरूर ले लीजिएगा। गया तो 2 रुपए, आया तो 6 रुपए। तो एक स्टॉप लॉस के साथ ही आप यहाँ पे काम करिए, ज़्यादा बेटर है। इजी माई ट्रिप आया है 10 रुपये 50 पैसे के दाम पे खरीदारी है, 1500 शेयर है, क्या करना चाहिए? ये भी एक मैनेजमेंट डिजास्टर निकला, इस पे बहुत उम्मीद लगभग सभी को थी, मेरे को भी बहुत उम्मीद थी कि इवेंचुअली स्टॉक ऊपर जाएगा, लेकिन मैनेजमेंट डिजास्टर निकला। हार्ड लक, बट फिलहाल तो डाउन ट्रेंडिंग ही दिख रहा है। नीचे में आईपीओ वाले मतलब लिस्टिंग का जो हाई था 7 रुपए के आसपास, उसको टेस्ट कर सकता है 7 रुपए 2 पैसे के आसपास। ये फराज जुबेरी साहब पूछ रहे हैं कि क्या 50 रुपये नीचे बाय और 100 रुपये ऊपर सेल करने की स्ट्रेटेजी टीसीएस, इन्फोसिस या किसी निफ्टी 50 के स्टॉक में कर सकते हैं? 50 रुपए, अब देखिए रिलायंस के लिए 50 रुपए अलग हो गया, हीरो मोटोकॉर्प के लिए 50 रुपए अलग हो गया। तो परसेंटेज लगा लीजिए कि 3-4%, 3% 4% नीचे आप लेते जाएंगे। और अगर 3% नीचे लिया है तो फिर 1:1.5 या 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड लगाइए। 3% नीचे लिया है तो 4.5% ऊपर बेचना, 4% नीचे लिया है तो 6% ऊपर बेचना है। इसलिए 1.5 टाइम्स, मतलब जो भी परसेंटेज बाइंग का रख रहे हैं उसको इंटू 1.5 कर दीजिए तो वो सेलिंग का होना चाहिए। और निफ्टी 50 के स्टॉक्स में ये किया जा सकता है। तो निफ्टी 50 के स्टॉक में आप कर सकते हैं, बट रेशियो रखिए, वो 50 और 100 रुपये के हिसाब से यहाँ पर काम मत कीजिएगा, वो ज़्यादा रेलेवेंट नहीं रहेगा। एक सवाल और आया हुआ है जैक्सन पाल फार्मा के ऊपर, लोहित चोपड़ा साहब ने एंट्री करने की इच्छा रखी है 3 साल के लिए, क्या एंट्री करने लायक है ये? स्टॉक तो ठीक है सर, फंडामेंटली धीरे धीरे सुधरता जा रहा है, 3-4 क्वार्टर में रिजल्ट भी अच्छे आए हैं। शेयर ने पीछे परफॉर्म भी किया है और लगभग जुलाई 2024 से एक साइडवेज रेंज में अटका हुआ है। ये रेंज प्रोबेबली 6-8 महीने और चल सकती है, तो फिलहाल तुरंत एंटर कर लेना बहुत अच्छा आइडिया नहीं है। या तो कंसोलिडेशन में पिवट नीचे आएगा जो फिलहाल 302 रुपए पे है, तो अगर इमीडिएट देख रहे हैं तो 302 के ऊपर बाइंग बनेगी। स्ट्रक्चर जब कंप्लीट होगा तो ये शायद लेवल रिवाइज होके नीचे आएगा। एक नैन्सी जी ने कुछ डिटेल भेजी है, गौर से सुनिएगा, मेरे तो समझ के परे है। उनका कहना है देवांगरी पर 22 सितंबर को वीकली क्रॉसओवर आया एंड डेली पर आज, इज दैट करेक्ट? 10-20 MACD, व्हाट कैन बी टारगेट? और मिंडा कॉप एट CMP, क्या करें? अच्छा, शी हैड सेड ब्रेकआउट ऑन दिस लेवल। आप बताओ सर, ये अगर समझ में आया हो तो क्या करें? मेरे को बहुत समझ में नहीं आया सर। 3.62 से 4.17 की रेंज है, लोअर एंड पे लेते जाइए, अपर एंड पे बेचते जाइए। 4.17 का अगर ब्रेकआउट मिल जाता है तो फिर 6 रुपए तक के लिए और प्ले कर लीजिए। और मिंडा कॉप? मिंडा आज बाई दिया ना, मिंडा कॉप आज हमने बाई दिया है क्लाइंट्स को, कितने में दिए? 591 के अराउंड बाई दिया है। ये स्टॉक हम रेगुलर डिस्कस करते आ रहे हैं कि 587 का अगर ब्रेकआउट मिलता है तो फिर लगभग 700 रुपए का टारगेट बनेगा। वीकली चार्ट पे इस बॉक्स को हो चुका है, करंट वीक को अगर मान लें तो 62nd वीक है बॉक्स फॉर्मेशन का। तो अगर 587 के ऊपर ये ब्रेकआउट सस्टेन होता है, स्टॉप लॉस आपका बनेगा 550 रुपए। गया तो 40 रुपए, आया तो 120 रुपए। 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ भी बन रहा है, तो ये रिस्क हमने ली है, क्लाइंट्स को बाई दिया है हमने। अजय मनुजा जी पूछ रहे हैं कि इन्होंने क्रॉस ले रखा है
1000 शेयर 225 रुपए के दाम पर। अब इसमें एवरेज करें, बने रहें, निकल जाएं, कहीं और शिफ्ट करें, क्या करें? क्रॉस 187 के ऊपर आएगा तो ही मोमेंटम बनेगा, और 187 के नीचे अगर टिका रहा, मे बी अगर रिजल्ट के आसपास कोई भी खराब रिजल्ट में कोई भी खराब न्यूज आती है तो 159 तक आ सकता है। बट आई वुड सजेस्ट कि कम से कम 2 हफ्ते अभी वेट कर लीजिए, क्योंकि 187 के नीचे जो ब्रेकडाउन आया था उसको फॉलो थ्रू मिलने में बहुत मुश्किल हो गई। जैसे 187 190 निकालेगा, इसमें एक बाउंस बैक बनने की एक्सपेक्टेशन रहेगी। बाउंस बैक 211 तक आ सकता है, वहां पे रिव्यू जरूर करेंगे। ओके, अन्नू भट्ट जी के पास विश्वराज शुगर है 10 रुपये 25 पैसे के दाम पे, और HFCL है 128 रुपये के दाम पे। क्या करना चाहिए इन दोनों में? एच एफ सी एल 79 का अलर्ट लगाइए। 79 निकलता है तो एक बाउंस बैक 84 से 88 तक आ सकता है, छोटा सा ट्रेड डेवलप हो रहा है। बट 78.71 राउंड फिगर आप 79 पकड़ लीजिए, 79 का ब्रेकआउट बहुत जरूरी है। विश्वराज शुगर में भी 1073 का मेजर रेजिस्टेंस है, वो निकलता है तो फिर कुछ अपसाइड बन सकती है, नहीं तो फिर ये स्टॉक इसी रेंज में रहेगा, 784 760 नीचे में और 1073 ऊपर में। बाकी सारे शुगर स्टॉक्स भी लगभग रेंज में ही दिख रहे हैं। बजाज हिंद में भी ब्रेकआउट आते आते नहीं आया, बाकी शुगर स्टॉक्स में भी ब्रेकआउट आते आते नहीं आया। बजाज हिंद भी 23 रुपए 10 पैसे निकलता है तो कुछ अपसाइड बनेगी। तो ऑलमोस्ट ऑन दी वर्ज जो ब्रेकआउट एंड बिग मूव दिख रहे हैं शुगर स्टॉक्स, जब ब्रेकआउट बनेगा तब इंटरेस्ट आना स्टार्ट होगा। विनय कुमार साहब के पास क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण है, पूछ रहे इसमें करना क्या चाहिए? क्रेडिट एक्सेस क्रेडिट एक्सेस में ब्रेकआउट है एक छोटे से बॉक्स का 1403 रुपए में, उसी के आसपास घूम रहा है। तो एक मैंडेटरी स्टॉप लॉस ट्रेडिंग पोजीशन का 1360 पे आएगा। अगर 1360 नहीं कटा तो 1646 मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। तो जाने के लिए 40 रुपए, आने के लिए 200 रुपए है। 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड है, एक बार ये रिस्क ले सकते हैं। ओके, मनीष सैनी साहब पूछ रहे हैं कि श्रीराम प्रॉपर्टी ये लॉन्ग करें क्या? श्रीराम पीपीएस, इसमें एफआईआई होल्डिंग अच्छी खासी है, लेकिन स्टॉक में मोमेंटम नहीं आ रहा है। 41 डेज में 61% चला था, वहां से ऑलरेडी 96 प्लस 101 दिन हो गए कंसोलिडेशन में। 105 रुपए निकलता है तो बिल्कुल बाई कर लीजिएगा। 105 के ऊपर अपनी स्ट्रेंथ प्रूव कर लेगा, तब 145 के टारगेट आपको आराम से मिलेंगे। तो थोड़ा महंगा खरीद लीजिए बट मोमेंटम मिल जाएगा। विंटेज कॉफी के 200 शेयर है सोमवीर भूरिया साहब के पास 147 रुपए के दाम पर। यहां पर क्या करें? 147 का ही क्लोजिंग स्टॉप लॉस ले लीजिए। एक 158 का सपोर्ट है, थोड़ा सा 10 रुपए बफर देके 147 का ही क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ले लीजिए। अगर नहीं कटा तो 190 200 रुपए तक जा सकता है। इस क्वार्टर में भी रिजल्ट ठीक ही आए हैं, 102% की ईपीएस ग्रोथ है, 90% की सेल्स ग्रोथ है। ओके, ब्लैक बक और MMTC स्विंग ट्रेड के लिए लिया गया है तनिष्क जी द्वारा। क्या करना चाहिए इन दोनों में? ब्लैक बक और एमएमटीसी में एक प्री ब्रेकआउट कैंडल बनी थी 29 अक्टूबर को, लेकिन उसको फॉलो थ्रू मूव नहीं मिला है। अगर ये स्टॉक 65.5 तोड़ता है तो फिर ये जो प्रीएम्प्टिव बाई था, इनके स्टॉप्स कटने नीचे आएंगे, तो स्टॉप लॉस लगा लीजिए 65.5 का। ब्लैक बक में ब्रेकआउट था 665 का, 3 दिन सस्टेन किया, आज अर्निंग्स की वजह से थोड़ा सा नीचे आ रहा है। क्लोज होते होते अगर 665 प्रोटेक्ट हो गया तो पैटर्न में कंटिन्यूएशन मिलेगा, नहीं मिला तो एक बार एग्जिट कर लीजिएगा। री एंट्री 700 रुपए के ऊपर बनेगी। 700 रुपए के ऊपर री एंट्री बनते हुए दिखाई पड़ेगी। श्रवण सिंह साहब हमारे मेंबर हैं, इनके पास डिलीवरी के शेयर हैं और ये पूछ रहे हैं क्या प्रीएम्प्टिव बाय यहां हो सकता है, और दूसरा तत्व चिंतन शॉर्ट टर्म के लिए कैसा लग रहा है आपको? तत्व चिंतन में तो आज ही टारगेट डन हुआ है सर, प्रॉफिट बुकिंग दी है 8% की, तो तत्व चिंतन यहां से तो फ्रेश बाइंग नहीं लग रहा है। जब कंसोलिडेशन कैंडल्स बनेंगी उसके ब्रेकआउट पे फिर बाई बनेगा। डिलीवरी में आईपीओ बेस बना है, ऑलमोस्ट सिमिलर टू नाइका में 225 का ब्रेकआउट लेके 256 के आसपास घूम रहा है। यहाँ पे भी 91 वीक्स का कप हैंडल पैटर्न पूरा बन के कंप्लीट है और नेकलाइन 478 के ऊपर स्टॉक सस्टेन कर रहा है। तो लगभग 500 का एक राउंड फिगर है, या तो यहीं से ले लीजिए या राउंड फिगर 500 क्रॉस होने के बाद लीजिए। दोनों केस में 433 का स्टॉप लॉस बनेगा क्लोजिंग बेसिस पे, क्योंकि 36,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और ऊपर में टारगेट इसका 607 रुपए का पहला रहेगा, उसके बाद ऑल टाइम हाई का रहेगा। तो एक राय आपको यहां पर दी गई है इन स्टॉक्स को लेकर भी।
एस्ट्रल ले रखा है 1614 रुपए के दाम पे शिवम साहब ने, और ये पूछ रहे हैं कि इसका एवरेज कहाँ करना चाहिए। इनका व्यू मीडियम टर्म का है, लॉन्ग टर्म का सॉरी। और टीसीएस और इन्फोसिस के बाइंग जोन्स क्या होंगे? तो एस्ट्रल तो 1465 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। चार्ट पैटर्न थोड़ा सा 19-20 है, बट आपका वीकली पे स्ट्रक्चर बना है, मोस्ट लाइकली 1700 रुपए तक इस स्टॉक को जाना चाहिए। अर्निंग्स, हाँ अर्निंग्स का थोड़ा सा नेगेटिव रिएक्शन है, अगर आ गई है तो आनी है, तो आ गई है या आनी है जो भी है, 4 नवंबर दिखा रहा है अर्निंग्स, तो उसी हिसाब का रिएक्शन है। 1465 अगर प्रोटेक्ट रहता है तो 1695 तक का टारगेट आराम से मिल सकता है। टीसीएस 3018 के नीचे अच्छा एक्यूमुलेशन जोन है, एक्यूमुलेट करते रहिए। इन्फोसिस में एक्यूमुलेशन जोन है 1420 के आसपास, तो 1420 के आसपास मिले तो वहां पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इन्फोसिस में तो बायबैक भी चल रहा है, तो वो भी कुछ हद तक सपोर्टिव रहेगा वो, अगर इफ इन केस आप उस स्टोरी को प्ले करना चाह रहे हैं तो। आशुतोष रंजन साहब पूछ रहे हैं कि 4% का स्टॉप लॉस अगर शाम तक 6% हो जाए तो स्टॉप लॉस कब लेना चाहिए? 4% मॉर्निंग में, 6% इवनिंग में, क्या करें? मतलब मेरे को सवाल बहुत क्लियर नहीं हुआ सर। मेरा सेलिंग की स्ट्रेटेजी बहुत क्लियर होती है कि 4% मैंने रिस्क लिया है तो 4% पे मैं आधा बेच देता हूँ, 8% पे मैं पूरा बेच देता हूँ, तो नेट नेट 6% की गेन मिल जाती है। किसी किसी स्टॉक में 4% पे नहीं बेचते, कोई कोई स्टॉक एकदम वर्टिकली अगर चलने लगता है तो फिर रुक के 8% पे पूरा बेचते हैं, तो नहीं बेचना। नहीं जैन साहब, इनका सवाल ये है कि ये स्टॉप लॉस अगर लगाएं तो 4% नीचे स्टॉप लॉस लगाते हैं फर्स्ट हाफ में, लेकिन सेकेंड हाफ में क्या ये स्टॉप लॉस 6% तक लगा सकते हैं? तो स्टॉप लॉस अगर इंट्राडे वाला है, 40,000 करोड़ के ऊपर मार्केट कैप है, तो स्टॉप लॉस कटा तो तुरंत कटेगा, मतलब उसमें क्लोजिंग का वेट नहीं करना है। 5-10 मिनट आप वेट करना चाहें तो कर सकते हैं, बट उससे ज्यादा नहीं, तुरंत निकलना है। क्लोजिंग बेसिस अगर स्टॉप लॉस लगा रहे हैं तो ये थोड़ी सी रिस्क आपकी जाती है कि 4% अगर स्टॉप लॉस है, कभी कभी वो क्लोज होते होते 4 की जगह 3 आ जाता है, कभी कभी वो 5 या 6 पे जाके क्लोज होता है। क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगता है 3:28 पे, 3 से 3:28 के बीच में अगर वीवैप उसका नीचे आ रहा है, मतलब उस लेवल के नीचे क्लोज होगा, तो आप 3:28 पे अपना एग्जिट करके निकल सकते हैं। ओके, तो उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। एक सवाल आया है एसएमएल महिंद्रा को लेकर, 3100 के दाम पे खरीदारी है। अभी थोड़ी पहले हम बात कर भी रहे थे, क्या करना चाहिए इसमें? एसएमएल इसुजू सर वही 3500 से 3900 के बीच में कहीं भी पुल बैक आता है, प्रिसाइसली 3670 3690 की जोन है, इस जोन में पुल बैक आता है तो वहां पे एक बार दोबारा या तो सवाल पूछ लीजिए या प्रोबेबली वहां पे एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि अभी डाउनसाइड पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई है। एटीआर एक्सटेंशन 4700 पे बना था, 3900 पे बाइंग क्लाइमेक्स कंफर्म हुई है, जिसका टारगेट 2315 रुपए है। एक मिर्जा यामिन साहब का सवाल आया है वोडाफोन आइडिया को लेकर। वो बोल रहे हैं कि बहुत एक्टिव है आजकल, इन्होंने 15,000 शेयर ले रखे 7.5 रुपए के दाम पे। कहना है कि ये ट्रैप्ड है, अभी 15% प्रॉफिट है। तो आप मुझे पहले तो ये बताओ, ये ट्रैप कैसे हुआ अगर ये 15% प्रॉफिट में है तो? सर एक्सपेक्टेशंस का कोई अंत नहीं है, मतलब मैं जनरली देखा हूं कि जितने क्लाइंट्स हैं हमारे, उनकी एक ही एक्सपेक्टेशन होती है कि आप 99% गलत हो जाओ तो भी चलेगा, वो जो एक स्टॉक मैंने लिया है ना, बस उसी में स्टॉप लॉस नहीं कटना चाहिए। तो एक्सपेक्टेशंस का तो कोई अंत नहीं है, बट 1047 का टारगेट था जो अचीव किया है। अब गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ी पॉजिटिव न्यूज आना चालू हुई है, अगर बनी रहती है पॉजिटिवनेस और थोड़ा सा इनके लिए ईज आउट होता है तो 1047 के ऊपर दोबारा 1240 तक का ट्रेड बनेगा, बट फिलहाल के लिए तो एक ट्रेड कंप्लीट हुआ है तो स्ट्रक्चर बनाने में बिजी है स्टॉक। ओके, नेटको फार्मा रोहिणी मित्तल जी के पास है 820 रुपए के दाम पे, और पिरामल फार्मा 203 रुपए के दाम पे। 2 से 3 साल का नजरिया है, क्या करना चाहिए इनमें? पिरामल फार्मा तो अच्छी खासी एक्यूमुलेशन हो रही है और ठीक ठाक इंस्टीट्यूशन होल्डिंग भी है। स्टॉक में एक्यूमुलेशन कंप्लीट होने के बाद जब ब्रेकआउट देगा तो आराम से 400 रुपए तक जाएगा, तो डबल होने की प्रोबेबिलिटी है। 2-3 साल का समय देंगे तो आराम से हो जाएगा। नेटको फार्मा में जो ट्रेड था 1060 के आसपास कंप्लीट हुआ था, सॉरी 60 के आसपास गैप फिल कंप्लीट किया था, वहां से नीचे आ रहा है, तो अभी फिलहाल तो कोई ट्रेड नहीं है, बट 865 क्रॉस करता है तो एक ट्रेड बन सकता है 925 तक के लिए। विष्णु जी का एक सवाल है, ये पूछ रहे हैं कि जेके लक्ष्मी सीमेंट के 30 शेयर हैं 940 रुपए पर, और एसोसिएटेड अल्कोहल के
24 शेयर हैं 1050 रुपए के दाम पर, क्या करें इन दोनों में? अगर इन्वेस्टर हैं तो दोनों शेयर होल्ड करके छोड़ दीजिए, क्योंकि लिकर स्टोरी अच्छी खासी चल रही है और सीमेंट स्टोरी में धीरे धीरे बिल्डअप बन रहा है। तो अगर 1-1.5 साल का समय दे दें तो यहाँ से कम 20% की अपसाइड तो ले ही लेंगे। और दूसरा ये इनका एक और था ना, जेके लक्ष्मी सीमेंट। दोनों सर, सीमेंट स्टॉक्स में भी अच्छी खासी मोमेंटम बन रही है, जिसमें जेके लक्ष्मी कुड बी वन ऑफ द विनर। तो यहाँ से जेके लक्ष्मी में आप 1,000 रुपए तक का टारगेट पकड़ सकते हैं। ओके, गोदावरी पावर अद्विक जैन साहब के पास है 282 रुपए के दाम पर, शॉर्ट टर्म का नजरिया है, क्या करना चाहिए? अगर शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो 286 दिन के कपन पैटर्न का ब्रेकआउट था 241 पे, 350 अराउंड तक जा सकता है। फर्स्ट मूव आई, पुल बैक आया, ये सेकंड मूव है, तो सेकंड मूव का आपका स्टॉप लॉस 260 क्लोजिंग बेसिस पे होना चाहिए और 350 तक मूव आती हुई दिख रही है। अभी फिलहाल आज चौथा दिन है इनसाइड बार का, जिस भी दिन ओपन लो के साथ और पहले 15 मिनट में 50 डे एवरेज वॉल्यूम का 25-30% भी हुआ, हम तुरंत बाई दे देंगे इसको। तो एक राय आपको यहां पर दी गई है। एक दीपक तोमर साहब के पास केपीआईटी के शेयर हैं 1270 रुपए के दाम पर, और न्यूजन सॉफ्टवेयर के शेयर हैं 1050 के दाम पर, क्या करें इन दोनों में? न्यूजेन में बॉक्स का ब्रेकआउट बना है 970 का, 1 2 3 4 आज पांचवा दिन है, उसी के आसपास घूम रहा है। जैसे ही 1016 निकलेगा, फॉलो थ्रू एक्शन आपको 1140 तक मिल सकता है। तो अगर किसी को रिस्क लेनी है तो इस जोन में एक्यूमुलेट कर सकते हैं। केपीआईटी टेक क्लियरली वीकनेस दिख रही है, 1027 तक नीचे आ सकता है। तो एक साथ हमने एमआरपीएल डिस्कस किया था जब उसकी रिफाइनरिंग मार्जिन, सिंगापुर रिफाइनरिंग मार्जिन और ये वाली स्टोरी डेवलप हो रही थी। चेन्नई पेट्रो हमने छोड़ दिया था, एमआरपीएल हमने ले लिया था, 152 से 176 आ गया है, 187 का टारगेट डिस्कस किया था। तो आधी पोजीशन बुक कर लें अगर किसी ने लिया है तो, बाकी आधी 187 तक के लिए होल्ड कर सकते हैं।